मेरी पत्नी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ इसीलिए कि उसने अपने पुरुष सहायक नाम को एक सूट गिफ्ट किया, मैं सीधे तलाक का नोटिस थमा दूंगा। इतना ही नहीं, उसे खाली हाथ घर से बाहर भी निकाल दूंगा। आज सुबह पार्टनर के साथ प्रोजेक्ट की डील फाइनल करने के बाद मैं अचानक अपनी पत्नी से टकरा गया, जो हमेशा मेरे साथ बहुत प्यार से रहती है। लुक टू वो काफी समय से मेरे लिए ऑर्डर किए गए एक प्रीमियम कस्टमाइज्ड सूट काउंटर पर पेमेंट कर रही थी। मुझे क्या पता था कि शाम को वही सूट उसके पुरुष सहायक के शरीर पर सजने वाला है। मैंने हंगामा खड़ा करने के बजाय सिर्फ एक गहरी मुस्कान दी। मैंने तुरंत अपने आदमियों को भेजकर शहर के सभी स्टोर्स से उसी डिजाइन के सारे प्रीमियम सूट मंगवा लिए। उन सबको लाकर उसके सामने ढेर कर दिया ताकि वह दिल खोलकर अपना कार्ड स्वाइप कर सके। मेरे खास दोस्तों ने रात भर जागकर मेरे लिए तलाक का एग्रीमेंट भी तैयार कर दिया। मेरे पास पैसा है, लुक है, टैलेंट है, और इस दुनिया में जिस चीज की कमी नहीं है वो है महिलाएं। एनुअल पार्टी में मैं आराम से रेड वाइन का ग्लास पकड़े खड़ा था। जब म्यूजिक बजना शुरू हुआ तो सांखू वू का माहौल और भी शानदार हो गया। तभी लुक टू वू धीरे धीरे अपने असिस्टेंट को साथ लेकर आई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वह मेन गेट पर खड़ी होकर दीप कान्हा होआए की टाई ठीक कर रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में बहुत ज्यादा प्यार था, जैसे वह अपनी पसंद पर बहुत गर्व कर रही हो। लुक टू वू की पसंद हमेशा से बहुत परफेक्ट रही है। उसके टच के बाद दीप कान्हा होआए का स्टाइल अचानक एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था, जिसने उस महंगे ब्रांडेड सूट की वैल्यू और बढ़ा दी थी। उस पल मेरे सारे भ्रम टूट गए। सुबह जब मैंने लुक टू वू को काउंटर से बाहर आते देखा था, तब मैं उसके नखरे उठा रहा था कि उसने मेरे लिए कपड़े लिए हैं। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई थी, यहाँ तक कि मैंने स्टाइलिश को बुलाकर अपने बाल भी परफेक्ट सेट करवाए ताकि कपड़ों के साथ मैच कर सकूं। लेकिन पार्टी शुरू होने के बिल्कुल करीब तक वह सूट लेकर घर नहीं आई। मैंने जानबूझकर फोन करके पूछा कि क्या उसके पास मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट है। उसने काम का बहाना बनाकर बात को टाल दिया, लेकिन फोन पर मुझे एक आवाज सुनाई दे गई। एक पुरुष की घबराई हुई आवाज आई, लुक मैम, अगर बॉस को पता चला तो क्या वह गुस्सा नहीं होंगे? लुक टू वू ने बहुत नॉर्मल होकर जवाब दिया, चिंता मत करो, उनके पास इतने कपड़े हैं कि वह एक पूरा कैफे खोल सकते हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह महिला अब मेरे प्रति वफादार नहीं रही। दीप कान्हा होआए चुपचाप लुक टू वू के पास चल रहा था और मेरी तरफ देखकर बहुत तमीज से मुस्कुराया। उसकी आंखें और आंख के कोने का वो तिल बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसने कहा, बधाई हो सर, आपको शहर का बेस्ट यंग बिजनेसमैन चुना गया है। उसकी इस चापलूसी पर मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। तुम्हारा यह सूट बुरा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने ऑर्डर किया था। हम दोनों समझदार हैं तो खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। कॉलेज से पास आउट हुए जिसे 1 साल भी नहीं हुआ, उसके पास 2 लाख युआन का ब्रांडेड सूट खरीदने का पैसा कहां से आएगा? दीप कान्हा होआए मुझे इस तरह घूरते देखकर बहुत नर्वस हो गया और हकलाने लगा। वह बार बार मदद के लिए लुक टू वू को देखने लगा। लुक टू वू ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। अलाम, तुम गलत समझ रहे हो। कान होआए ने आज तक इतनी बड़ी पार्टी अटेंड नहीं की है और न ही कभी ब्रांडेड सूट पहना है। वह बहुत मेहनती है और लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए मैंने नॉर्मली उसके लिए एक सूट ले लिया। मैंने अपनी भौहें उठाई और अपने बगल में खड़े असिस्टेंट को इशारा किया। अगले ही पल प्रीमियम ब्रांड के परफेक्ट सूट पहने 13 लोगों की एक लाइन हॉल में एंट्री करती है। सबके चेहरे पर एक जैसी स्माइल थी और हर किसी के हाथ में वही सेम डिजाइन का सूट था। वे सब आकर लुक टू वू के सामने लाइन से खड़े हो गए। लुक टू वू ने हैरान होकर मुझे देखा। मैंने पास के पिलर पर हाथ रखकर खड़े होते हुए कहा, पेमेंट करो ना। यहाँ मौजूद 13 ब्रांच मैनेजर्स भी अपने असिस्टेंट से बहुत प्यार करते हैं और उनके असिस्टेंट भी बहुत मेहनती हैं। लुक मैम, इतनी पार्शियलिटी तो नहीं करेंगी ना कि सिर्फ अपने पर्सनल असिस्टेंट को ही स्पेशल ट्रीटमेंट दें। दीप कान्हा होआए अच्छी तरह समझ गया कि मैं उन दोनों का मजाक उड़ा रहा हूँ। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह शर्मिंदा और परेशान दिख रहा था। उसने कहा, बॉस, आप मैम को परेशान मत कीजिए, ये सब मेरी गलती है। मैं अभी सूट वापस कर देता हूँ। मैंने फिर से अपनी भौहें ऊपर की और कहा, अरे अरे, देखो तुम क्या बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई विलेन हूँ जो मासूम लोगों को परेशान कर रहा है। तुम दीप कान्हा होआए हो ना? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये सिर्फ 13 सूट हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वो बचपन से बहुत लाड़ प्यार में पली है। उसे मछली खाते वक्त भी कोई दूसरा कांटे निकाल कर देता है। क्या उसे नहीं पता कि एक महिला का पुरुष को कपड़े गिफ्ट करने का क्या मतलब होता है? ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन तुम उसके पर्सनल असिस्टेंट हो। तुम्हें अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए था। क्या तुम्हें भी यह नहीं पता था? दीप कान्हा होआए ने डरकर अपना सिर झुका लिया और माफी मांगने लगा। लुक टू वू का लुक, बैकग्राउंड और करियर सब कुछ बहुत टॉप क्लास है। उसकी एबिलिटी कमाल की है। उसने अपनी आधी जिंदगी एक चमकते सितारे की तरह जी है। उसे चाहने वाले पुरुषों की कोई कमी नहीं थी। पिछले 3 सालों से उसने अपनी डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को बनाए रखा था। जो पुरुष उसके करीब आने की कोशिश करते थे, उन्हें सिर्फ उसकी ठंडी और दूर की नजरें मिलती थी। वह कितनी ही रातें मेरी बाहों में बिता चुकी थी और कहती थी कि मैं उसकी लाइफ में सबसे कीमती इंसान हूं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था।
उसकी आंखों में मुझे किसी दूसरे मर्द के लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। लुक टू वू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना ब्लैक कार्ड निकाला और स्टोर मैनेजर को दे दिया। फिर वह आराम से मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से मेरी तरफ देखा। पार्टी के म्यूजिक के बीच उसकी खूबसूरत आवाज मेरे कान में गूंजी। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े ही तो हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इसे दिल से लगा लोगे। एक नए एम्प्लॉय को डराना छोटी बात है, लेकिन अगर तुम गुस्से में बीमार हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसका टोन बहुत हल्का और मजाकिया था, जैसे वह किसी बहुत छोटी बात का जिक्र कर रही हो। उसने बहुत आसानी से टॉपिक बदल दिया। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। मैंने अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे अपने ओर करीब खींच लिया। मैंने कहा, दीप कान्हौआ तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है। तुम जैसी समझदार महिला इसे इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे पता है कि तुम्हें इन 20 लाख युआन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की बात पहली और आखिरी बार होनी चाहिए। आसपास के स्टाफ को लगा कि हम दोनों रोमांस कर रहे हैं, इसलिए सब हूटिंग करने लगे। हमारे बीच की दूरी इतनी कम थी कि लुक टू वू का चेहरा लाल हो गया। उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा थोड़ा नर्वस दिख रहा था। उसने शर्माते हुए कहा, आलाम, ऐसा मत करो, जूनियर्स देख रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। मेरे और कान्हौआ के बीच सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है, तुम फालतू की बातें मत सोचो। मैंने थोड़ा सा हंसकर उसका हाथ छोड़ दिया। उसे बदनाम करना आसान था, लेकिन इससे मेरी इज्जत भी खराब होती। ऐसे मामूली लड़के के लिए अपना स्टैंडर्ड गिराना सही नहीं था। अपना गुस्सा शांत करने के बाद मैंने इस बार उन्हें छोड़ देने का फैसला किया। वैसे भी मेरे पास उनके अफेयर का कोई पक्का सबूत नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज पर जाकर इस साल के अचीवमेंट्स अनाउंस किए। बाकी ब्रांच के असिस्टेंट्स भी बहुत चालाक थे। वे सब हाथ में सूट लेकर दीप कान्हौआ के सामने से गुजरे और बोले, यह सब असिस्टेंट दीप की वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो शायद हमें पूरी जिंदगी इतना महंगा सूट पहनने को नहीं मिलता। लुक मैम की नज़र में किसी को कपड़े देना वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को टॉफी देना। तुम इस वजह से मैम के लिए कोई गलत फीलिंग्स तो नहीं लाओगे ना? असिस्टेंट दीप की आंखें और यह तिल बिल्कुल उनके जैसा है। तभी तो लुक मैम तुम्हें दूसरों से ज्यादा मानती हैं। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और बातों ही बातों में उसे वार्निंग दे रहा था। शायद दीप कान्हौआ को अपनी लाइफ में कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी थी। उसका सिर झुकता चला गया और वह शर्म से पानी पानी हो गया। जब भीड़ कम हुई तो वह रोते हुए बाहर भाग गया और पार्टी खत्म होने तक वापस नहीं आया। पार्टी के बाद हम जल्दी निकल गए ताकि यंग स्टाफ खुलकर एंजॉय कर सके। मैंने ड्रिंक की थी, इसलिए लुक टू वो कार ड्राइव कर रही थी। वह बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है, इसलिए उसकी कार सिर्फ वही चलाती है। जैसे ही मैं कार में बैठा, मैंने देखा कि मेरी को पैसेंजर सीट की पोजीशन बदली हुई थी। सनशेड के चारों कोनों पर कुछ एनिमे समुराई के स्टिकर्स लगे थे। मेरे अलावा किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि लुक टू वू को अपना ड्राइवर समझे, और कोई इतना बेवकूफ नहीं था जो उसकी बगल वाली सीट पर बैठे। बिना सोचे ही समझ आ गया कि यह किसका काम है। मेरे दिल में अचानक बहुत तेज गुस्सा आया, चाहे मैं इस बात को न मानना चाहूं, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से से पागल हो रहा था। भले ही उसने मेरा सूट उसे दे दिया था, मुझे सिर्फ एक सूट का दुख था, लेकिन अब उस लड़के ने मेरे पर्सनल स्पेस में अपनी पहचान छोड़ दी थी। यह सीधा सीधा मुझे चैलेंज करने जैसा था। शादी के 5 सालों में मुझे पहली बार इतना गुस्सा आया था। मेरा मन कर रहा था कि लुक टू वू को एक थप्पड़ मारूं और उसे कार से नीचे फेंक दूं और खुद कार चलाकर सीधे दीप कान्हौआ के पास जाऊं और उसे जोर से पंच मारूं। मैं उससे सवाल करने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। लुक टू वू ने मेरे गुस्से से लाल चेहरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आराम से दीप कान्हौआ का फोन रिसीव किया। मैंने चिढ़कर अपनी सीट ठीक करना शुरू किया। तभी उसने फोन पर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी वहां आ रही हूँ। मेरे हाथ रुक गए। मैंने धीरे से अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। लुक टू वू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, कान्हौआ काउंटर पर सूट वापस करने गया है। उसके पास बिल नहीं है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। मैं ड्राइवर को तुम्हें पिक करने के लिए बोल देती हूँ, तुम पहले घर चले जाओ। मुझे अपनी कानों पर भरोसा नहीं हुआ और मैंने कहा, सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझे यहीं छोड़कर जा रही हो, वो भी तब जब मैंने ड्रिंक कर रखी है। लुक टू वू ने हैरान होकर मुझे देखा। अलाम, प्लीज मुझे परेशान मत करो ना। उस लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। तुमने उसे सबके सामने इस तरह शर्मिंदा किया कि वह बेचारा इतना हर्ट हुआ है कि अब सूट वापस करने की जिद पर अड्डा है। मैंने अपने कंधे उचकाए और कहा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हाई है या वह जानबूझकर तुम्हारे सामने मुझे प्रोवोक कर रहा है? क्या वह खुद आकर बिल नहीं ले सकता था? लुक टू वू ने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और फिर आंखें खोली तो उसकी नजरों में सिर्फ बेरुखी थी। उसने कहा, अलाम, एक नए लड़के को इस तरह परेशान करने में तुम्हें क्या मजा मिल रहा है? तुमने दूसरों पर अपना रौब झाड़ना कब से शुरू कर दिया? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। मेरा वो पुराना गुस्सा अचानक जैसे गायब हो गया। उसकी जगह एक बहुत बड़ी निराशा ने ले ली और मुझे अचानक यह सब बहुत फनी लगने लगा। मैं दूसरों पर रौब झाड़ रहा हूँ? लुक टू वू, तुमने आज तक मेरे सामने किसी दूसरे मर्द का पक्ष नहीं लिया, यहाँ तक कि अपने पिता का भी नहीं। यह पहली बार है। लुक टू वू के ठंडे चेहरे पर कुछ पल के लिए हैरानी दिखी।
मैंने बात आगे बढ़ाई। शादी के वक्त हमने साफ किया था कि दोनों परिवारों की इज्जत के लिए तुम बाहर मुंह नहीं मारोगी और मैं क्लबों में टाइम पास नहीं करूंगा। क्या तुम उस मामूली से लड़के के लिए हमारे रूल्स तोड़ने जा रही हो? लुक टू वू की नजरें शांत और जिद्दी थीं। वह काफी देर तक सोचती रही और फिर उसने फैमिली ड्राइवर को फोन लगा दिया। आखिर में उसने मेरी तरफ झुककर मेरी सीट बेल्ट खोली और बहुत नॉर्मल टोन में बोली, आलाम, तुम हर वक्त इतने कड़क रहते हो। हम पति पत्नी हैं, कोई बिजनेस पार्टनर्स नहीं हैं। अपना यह ऑफिस वाला एटीट्यूड मुझ पर मत थोपा करो, इससे मेरा दम घुटता है। कान्हा होआय का मैटर सॉल्व करके मैं आज रात लुक फैमिली के मेन हाउस में रुकूंगी। हम दोनों को थोड़ा शांत होने की जरूरत है। तो यह बात थी। असल में वह किसी दूसरे मर्द के पास जाकर रिलैक्स होना चाहती थी और खुशियां ढूंढ रही थी। लेकिन पहले तो उसने खुद कहा था कि उसे मेरा यह स्ट्रांग और हमेशा आगे बढ़ने वाला अंदाज सबसे ज्यादा पसंद है। अब जब मन भर गया तो अपनी गलतियों का दोष मुझ पर मढ़ने के लिए इतना बड़ा बहाना बनाने की क्या जरूरत थी। मैं समझदारी दिखाते हुए खुद ही कार से नीचे उतर गया। मैंने अपनी आंखों के सामने उस रेड पोर्श कार को तेजी से जाते हुए देखा। मैंने उसे मौका दिया था, लेकिन उसने उसकी कद्र नहीं की। मैंने अपना फोन उठाया और अपने बचपन के दोस्त यू खाई को कॉल करके एक डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने को कहा। अगर बात पानी से ऊपर न निकलती तो मैं भी लुक टू वू से तलाक नहीं मांगता। हमारे दोनों परिवारों के बुजुर्ग कई पीढ़ियों से पक्के दोस्त रहे हैं। मैं और लुक टू वू भी बचपन के दोस्त थे, बस बाद में वह पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। हमारे बीच करीब 10 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं था। हमारी दोबारा मुलाकात दोनों परिवारों के बिजनेस अलायंस की पार्टी में हुई थी। वह आज भी उतनी ही खूबसूरत और चार्मिंग थी। बुजुर्गों के सवालों का वह बहुत अक्लमंदी से जवाब दे रही थी और मैं इन सालों में बिजनेस संभालने के साथ साथ स्ट्रेस दूर करने के लिए कभी कभी क्लबों में चला जाता था। मुझे लगा था कि इतने सालों बाद मिलने पर हम अजनबी और असहज हो जाएंगे, लेकिन जब हम अकेले में मिले तो उसके उस संस्कारी और एलीट लुक के पीछे एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग इंसान छिपा था, जिसने पल भर में हमारे बचपन की यादें ताजा कर दी। हम दोनों अपने करियर के पीक पर थे, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे और रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए हमने जल्दी ही सगाई और फिर शादी कर ली। शादी के बाद हमारे पास एक दूसरे की कंपनियों के शेयर्स थे। लुक कॉरपोरेशन और को कॉरपोरेशन का ऐसा मर्जर हुआ था जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसलिए तलाक के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा करना एक बहुत ही सिरदर्दी वाला काम था। घर पहुंचने पर मेरा सिर बम की तरह फट रहा था। फ्रेश होने के बाद मैंने एक गिलास गर्म दूध पिया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी फोन पर लुक टू वू का गुड नाइट मैसेज आया, जिसके साथ एक बहुत ही प्यारा फ्लाइंग किस वाला स्टिकर था। कोल्ड वॉर के दौरान भी वह अपनी फॉर्मेलिटी निभाना नहीं भूलती थी। अगली सुबह जब मैं ऑफिस गया तो कंपनी की लॉबी में एक नीले बालों वाली लड़की मुझसे टकराते टकराते बची। मेरा ब्रीफकेस जमीन पर गिर गया और उस पर एक बड़ा सा स्क्रैच आ गया। उस लड़की के हाथ की मॉर्निंग कॉफी भी हवा में उड़ती हुई सीधे मेरे कोट पर जा गिरी। गेट पर खड़े 2 गार्ड्स यह देखकर तुरंत भागे आए और उस लड़की को डांटने लगे कि देखकर नहीं चल सकती क्या। लड़की बहुत डर गई। उसने घबराकर मेरा ब्रीफकेस उठाया और टिश्यू पेपर से मेरा कोट साफ करने लगी। जब दाग साफ नहीं हुआ तो वह सीधे घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगने लगी। कड़ाके की ठंड में उसने सिर्फ एक पतला सा जैकेट पहना था और सनग्लासेस लगा रखे थे। फिर भी वे चश्मे उसकी आंख के नीचे के काले और नीले निशान को पूरी तरह छिपा नहीं पा रहे थे। मैंने अपने गंदे कोट की परवाह नहीं की, बस परेशान होकर अपने कीमती ब्रीफकेस का स्क्रैच देखने लगा। इत्तेफाक से ये सब लुक टू वू ने देख लिया, जो अक्सर मेरे ही टाइम पर ऑफिस आती थी। हमारी दोनों कंपनियों की बिल्डिंग्स बस एक सड़क के फासले पर थीं। वह सड़क के उस पार खड़ी होकर चुपचाप यह सब देख रही थी। उसका चेहरा बहुत ठंडा था। मैंने पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी। शायद उसकी नजरों में मेरा यह एटीट्यूड भी दूसरों पर धौंस जमाने जैसा ही था। मैंने उसकी गलतफहमी पर ध्यान नहीं दिया। 2 कदम पीछे हटा, गार्ड को हाथ से रोका और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे जमीन से उठाया। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस प्रॉब्लम में हो, लेकिन एक लड़की होने के नाते तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए। लाइफ में कुछ भी खो जाए, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना, क्योंकि वही एक चीज है जो सिर्फ तुम्हारी है। वह लड़की जमीन से अपना सामान उठाते हुए लगातार सॉरी और थैंक यू बोल रही थी और फिर वहां से भाग गई। ऑफिस बिल्डिंग के मोड्डे पर वह अचानक रुकी। उसने मुड़कर देखा और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं अपने केबिन में आया, डेस्क पर बैठा और उस डैमेज ब्रीफकेस को ध्यान से देखने लगा। सच कहूं तो स्क्रैच ज्यादा बड़ा नहीं था, बिना ध्यान दिए दिखेगा भी नहीं, लेकिन एक बार दाग लग जाए तो वो चीज परफेक्ट नहीं रहती, क्योंकि वह बहुत कीमती था। इसलिए उस छोटे से दाग को ठीक करना भी आसमान से तारे तोड़ने जैसा था, और उससे भी मुश्किल था मेरे और लुक टू वू के रिश्ते को ठीक करना। आज सुबह उसने मुझे जिस नजर से देखा था वो अब भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। मेरा और लुक टू वू का लंच हमेशा लुक फैमिली के शेफ द्वारा तैयार होकर मेरे ऑफिस आता था, ताकि वह अपना स्टेटस दिखा सके और कंपनी की दूसरी लड़कियां मुझसे दूर रहें। उसने खुद मुझसे साथ लंच करने को कहा था। आज दोपहर 1 बजे तक मुझे लगा कि वह नहीं आएगी। जैसे ही मैंने टिफिन बॉक्स खोला, वह अंदर आ गई और उसके पीछे दीपकान होआई भी था।
उसकी आंखें लाल थीं और सिर झुका हुआ था। वह बहुत सीधा और बेचारा दिख रहा था। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स साइड में रखी और चुपचाप उन दोनों को देखने लगा। लुक टू वू मेरे बगल में बैठी और एक ठंडी सांस ली। कल रात की बात की वजह से कान हुआई को ऑफिस में सब टारगेट कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। मैंने लुक टू वू के लिए सूप निकालते हुए अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। क्यों? वह इतना बड़ा प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है। क्या वह इतनी छोटी सी बात भी हैंडल नहीं कर सकता? लुक टू वू ने धीमी आवाज में कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपने लोगों को थोड़ा कंट्रोल में रखो। एक नए लड़के को इस तरह परेशान मत करो। बिजनेस वर्ल्ड के एक सीक्रेट रूल के मुताबिक हम दोनों ने एक दूसरे की कंपनी में अपने जासूस बिठा रखे थे। लुक टू वू का मतलब था कि मेरे लोगों ने मेरे सपोर्ट में आकर जानबूझकर दीप कान होआई को टारगेट किया है। कल रात की एनुअल पार्टी दोनों कंपनियों ने मिलकर रखी थी। लगभग पूरा स्टाफ वहां था और बिजनेस वर्ल्ड में गॉसिप्स बहुत जल्दी फैलती हैं। दीप कान होआई की हरकतों पर बातें होना तो तय था। मैंने सूप का बाउल उसके सामने रखा और भारी आवाज में कहा, मैंने किसी को भी तुम्हारे उस असिस्टेंट को टारगेट करने का ऑर्डर नहीं दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह मेरा स्टाइल नहीं है। आज वह जो कुछ भी झेल रहा है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसे अपनी लिमिट्स और डिस्टेंस का अंदाजा नहीं था। तो वो तुम अभी भी इंसानी फितरत को नहीं समझती। उसके लिए तुम्हारा यह स्पेशल सपोर्ट और झुकाव देर सवेर उसके लिए नए दुश्मन ही पैदा करेगा। उसे नुकसान पहुंचाने वाला मैं कभी नहीं था। दीप कान होआई, जो अब तक चुप था, अचानक 2 कदम आगे बढ़ा और घबरा कर बोला, इसमें मैम की कोई गलती नहीं है। को सर, कल की बात सच में मेरी नासमझी थी। पहली बार इतना महंगा गिफ्ट पाकर मैंने आपको ठेस पहुंचाई। मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं कुछ पल के लिए रुका और हंस पड़ा। तो वो तुम्हारा यह असिस्टेंट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। सीधे शब्दों में बात समझ नहीं आती, लेकिन तुम्हारा सपोर्ट किसी भी चीज से बढ़कर करता है। मैंने दीप कान्हा होआई की उस दिखावे वाली माफी को एक्सेप्ट नहीं किया और न ही अपने लोगों से उसे छोड़ देने को कहा। दीप कान्हा होआई की बेबसी और उसके आंसुओं ने लुक टू वू के गुस्से को भड़का दिया। पहली बार उसने अपना कंट्रोल खोया और मुझ पर चिल्लाते हुए सूप का बाउल मेरे पैरों के पास पटक कर तोड़ दिया और मुझसे दीप कान होआई से माफी मांगने को कहा। मेरी कोई गलती नहीं थी तो मैं माफी क्यों मांगता? उस दिन मेरे और लुक टू वू के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसी दोपहर वह दीप कान होआई को लेकर इस माहौल से दूर एक बिजनेस ट्रिप पर चली गई। रात को जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था तो उसने मुझे टोका कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और परफेक्ट हूँ, जिसने लुक टू वू के अंदर दीप कान्हा होआई को प्रोटेक्ट करने वाली फीलिंग को जगा दिया है। कितना अजीब है। मेरे आसपास लड़कियों की कमी नहीं थी। मैं 30 साल तक अपने प्रिंसिपल्स पर टिका रह सकता हूँ, तो लुक टू वू ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कुल मिलाकर बात यह थी कि अब प्यार खत्म हो चुका था और जो चीज मेरी नहीं है मैं उसके पीछे नहीं भागता। आज मैं जानबूझकर लुक कॉर्पोरेशन गया था उस असिस्टेंट का चेहरा देखने। एक नजर में तो वह बिल्कुल को नाहुन लाम की कार्बन कॉपी लगता है, खासकर उसकी आंखें और वो आंसू वाला तिल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। समझ नहीं आता कि लुक टू वू के दिमाग में क्या चल रहा है। ओरिजिनल पीस सामने खड़ा है तो उसकी कद्र नहीं है और वह एक डुप्लीकेट को संभालने में लगी है। आखिर वह तुमसे प्यार करती भी है या नहीं? त्योखाई की इस बात ने मेरा सारा नशा हिरन कर दिया। तभी तो जब मैं पहली बार दीप कान्हा हुआई से मिला था तो मुझे एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ था जो धुंध की तरह धुंधला था। इसके तुरंत बाद मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कौन जानता है, शायद डुप्लीकेट ज्यादा सॉफ्ट, केयरिंग और दूसरों का दिल जीतने वाला होगा। मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। त्योखाई मुझे घर छोड़कर गया। उसने मुझसे पूछा, डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं, तुम लुक टू वू से इस बारे में कब बात करोगे? मैंने एक लंबी सांस ली। महीने के बीच में। वह पक्का अपने दादाजी के घर डिनर के लिए आएगी। हर महीने के बीच में हम बिना चूके लुक फैमिली के बुजुर्गों के साथ डिनर करने जाते थे। लुक टू वू से तलाक लेना कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे इस टाइम का यूज अपने सारे बैकअप प्लान्स और सेफ एग्जिट के लिए करना था। इन दिनों दीप कान्हा हुआई भी खाली नहीं बैठा था। वह हर दिन अपनी सोशल मीडिया स्टोरीज अपडेट कर रहा था। कभी लेडी बॉस के साथ ब्रेकफास्ट, कभी देर रात तक साथ में ओवरटाइम करना, कभी शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से नीचे का नजारा देखना, पहली बार स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस, पहली बार अंडर वाटर वर्ल्ड को करीब से देखना और पहली बार अपनी आंखों से ऑनरोरा की खूबसूरती देखना। इस बिजनेस ट्रिप ने उसे वो सारे एक्सपीरियंस और सरप्राइज दिए थे जो वह अपनी पूरी जिंदगी में खुद कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि सोशल मीडिया भी छोटा पड़ रहा था। पहले लुक टू वू के साथ ये सब चीजें करने वाला सिर्फ मैं था। अब कलीग्स मुझे बहुत अजीब और हमदर्दी भरी नजरों से देखते थे। लुक टू वू ने जानबूझकर दीप कान्हा होआई को यह सब करने की परमिशन दी थी ताकि वह मुझे नीचा दिखा सके। ये सच में बहुत क्रूर और मतलबी हरकत थी। इन दिनों त्योखाई लगभग मेरे साथ ही रह रहा था और लीगल टीम के साथ मिलकर लुक टू वू के साथ प्रॉपर्टी शेयरिंग के मामले को देख रहा था। उस दिन वह एक फाइल लेकर गुस्से में मेरे केबिन में घुसा। अलार्म, ये लुक टू वू सच में सारी हदें पार कर रही है। मैं एक बिजनेस डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। त्योखाई को गुस्से से लाल देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या वह वापस आ गई? त्योखाई ने उस फाइल को मेरी डेस्क पर जोर से पटका, जिसमें से एक मेमोरी कार्ड और कुछ तस्वीरें बाहर आ गईं।
लुक टू वू और दीप कान होआय एक होटल के कपल रूम में थे। दीप कान होआय शर्टलेस था और उसकी छाती पर कुछ लव बाइट साफ दिख रही थी जो आंखों में चुभ रही थी। इंसान अभी वापस नहीं आया था, लेकिन उसकी गंदी तस्वीरें पहले ही पहुंच चुकी थी। मेरे तने हुए कंधे धीरे धीरे ढीले पड़ गए। दिल में एक बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसे भींच दिया हो। मेरी कांपती उंगलियों ने उस मेमोरी कार्ड को उठाया और मेरे स्पेयर लैपटॉप में लगाया। होटल की रूफटॉप बालकनी पर ढलते सूरज की रोशनी में लुक टू वू अपने पैरों के बल खड़ी होकर दीप कान्हा हुआय का चेहरा दोनों हाथों में पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में उसके लिए दीवानापन था। उनके पीछे आसमान में लाल और नारंगी बादलों का खूबसूरत नजारा था। दो लवर्स एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, जैसे कोई बेहद रोमांटिक पेंटिंग हो। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, मैंने लैपटॉप की स्क्रीन को जोर से बंद कर दिया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने पूछा, ये किसने भेजा? त्यूखाई ने भारी आवाज में कहा, ये कुरियर से आया है, रिसेप्शन पर रिसीव हुआ था। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे धीरे से बाहर निकाला। उन तस्वीरों को वापस फाइल में रखा और उसे दराज में बंद कर दिया ताकि मैं खुद को संभाल सकूं। हंगामा मत करो, बस ये पता लगाओ कि इसे भेजने वाला कौन है। त्यूखाई गुस्से में बोला। और कौन हो सकता है? पक्का वो बेशरम दीप कान्हा हुआय ही होगा। वह ऊपर चढ़ने के लिए पागल हो चुका है। मैंने सिर हिलाया। वीडियो का एंगल देखकर लगता है कि यह कोई हिडन कैमरा था, जानबूझकर शूट किया हुआ नहीं। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि इस बार लुक टू वू ने खुद को गंदा कर लिया है। कल महीने का बीच है। इन कचरा लोगों के साथ इस गंदे खेल को अब खत्म होना चाहिए। अगले दिन लुक टू वू ऑफिस आई और उसने मॉर्निंग मीटिंग का फायदा उठाकर सबको वार्निंग दी और सीधे उन 3 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया जिन्होंने दीप कान्हा हुआय का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिनमें से 2 मेरे लोग थे। लुक टू वू का दीप कान्हा हुआय को इस तरह सरेआम सपोर्ट करना मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। आखिर वे दोनों एक ही बेड शेयर कर चुके थे। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज यह था कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह शाम की फैमिली पार्टी में दीप कान्हा हुआय को अपने साथ ले आई। इस बिजनेस ट्रिप से लौटते वक्त दीप कान्हा हुआय मेरी सास के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया था, जो ज्यादातर हेल्थ सप्लीमेंट्स थे। उसने मेरी सास की पसंद का पूरा ध्यान रखा था, जिससे वह बहुत खुश दिख रही थी। मुझे आया देखकर सासू माँ ने किसी को ऊपर स्टडी रूम में भेजा, जहां मेरे ससुर और लुक टू वू बात कर रहे थे ताकि डिनर शुरू किया जा सके। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घर परिवार की छोटी मोटी बातें पूछने लगी। लुक टू वू ने डाइनिंग रूम में एंट्री की और मेरी तरफ सिर्फ एक नजर देखकर अपना मुंह फेर लिया। दीप कान्हा हुआय बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रहा था और वह बिना किसी झिझक के उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैंने भारी आवाज में कहा, ये वो सीट है जहां हमेशा मैं बैठता हूं। लुक टू वू 1 सेकंड के लिए रुकी, लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मैंने बात आगे बढ़ाई, वैसे भी हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। हम अभी भी लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। लुक टू वू हर वक्त एक पुरुष असिस्टेंट को अपने साथ रखती है और अब तो वह उसे मेन हाउस तक ले आई थी, जहां उसने सरेआम मेरी फिक्स सीट पर उसे बिठा दिया। ये सीधा मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारने जैसा था। दीप कान्हा हुआय के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी और इस बकवास ड्रामे को देखकर मुझे हंसी आ गई। मेरी सासू माँ ने मुझे पास खींचा और अपनी दूसरी तरफ की खाली सीट को थपथपाते हुए प्यार से बोली, यहाँ बैठो बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का सी फूड बनाया है, तुम भरपेट खाना, ये बहुत फ्रेश है। सासू माँ मेरी स्वर्गीय माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और मुझसे हमेशा बहुत प्यार करती थी। जो बातें मैं अब बोलने जा रहा था उसे सोचकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चुपचाप बेइज्जती सहना मेरा स्टाइल नहीं था। मैंने सासू माँ का हाथ पकड़ा, उसे धीरे से दबाया और शांत आवाज में कहा, शायद आज मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। सासू माँ की स्माइल चेहरे पर ही जम गई। ऐसी क्या बात है बेटा जो डिनर के बाद नहीं हो सकती? मैंने सिर हिलाया और लुक टू वू की तरफ मुड़ गया। मैंने वो बात कह ही दी जो इतने दिनों से मेरे अंदर दबी थी। मम्मी पापा, मैं लुक टू वू से तलाक लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही पूरे डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि हवा में फैली सी फूड की खुशबू भी अचानक भारी महसूस होने लगी। मेरे ससुर ने बहुत हैरान होकर मेरी तरफ देखा। डिवोर्स कोई मजाक नहीं है, खासकर तुम्हारे और टू वू के बीच। इससे दोनों कंपनियों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सासू माँ के चेहरे पर भी शौक साफ था। हाँ आलाम, तुम दोनों के बीच तो हमेशा बहुत प्यार था, आखिर ऐसा क्या हो गया? लुक टू वो टेबल पर हाथ मारकर खड़ी हो गई। उसके ठंडे चेहरे पर आखिरकार कुछ इमोशंस दिखाई दिए। आलाम, तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ क्या? सिर्फ इसलिए कि मैंने कान्हा हुआय को एक सूट गिफ्ट किया? तुम तब से लेकर अब तक हंगामा कर रहे हो और अब बात डिवोर्स तक ले आए। इन दिनों में तुमने एक बार भी अपनी गलती रियलाइज नहीं की क्या? ससुर जी ने टेबल पर जोर से हाथ पटका और चिल्लाए, तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, आलाम तुम बताओ क्या बात है? मेरे चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। तो वो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत बचाना चाहता था, लेकिन जब तुम्हें खुद अपनी परवाह नहीं है तो मुझसे भी तमीज की उम्मीद मत रखना। मैंने तस्वीरों का पैकेट और पेन ड्राइव टेबल पर फेंक दिया। मम्मी पापा आप खुद ही देख लीजिए। लुक टू वू ने झटके से उन तस्वीरों को उठाया और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे।
जिससे कुछ तस्वीरें जमीन पर गिर गईं। उन फोटोज में लुक्टवू और दीप कान्हौवाई बेड पर बहुत ही ऑब्जेक्शनल पोजीशन में थे। सासू माँ ने कांपते हाथों से एक फोटो उठाई और उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। तो वो ये सब क्या है? ससुर जी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उनके गुस्से से लाल आंखें लुक्टवू पर टिक गई। वे उससे सफाई मांग रहे थे। लुक्टवू की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। कोनाहुन लाम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बदनाम करने के लिए ये फेक फोटोज लेकर आ गए। तुम्हें हमारे इतने सालों के रिश्ते की कोई फिक्र नहीं है? तुम मुझसे तलाक लेने के लिए इस हद तक गिर सकते हो? मैं गुस्से में हंस पड़ा। मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ? फोटोज तो एडिट की जा सकती हैं, लेकिन इस मेमोरी कार्ड में वीडियो भी है। क्या तुम सबके साथ बैठकर देखना चाहोगी? कोनाहुन लाम ने अपनी लाइफ और बिजनेस में हमेशा ईमानदारी से काम किया है। अगर मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए भी तो मैं इन घटिया हरकतों का सहारा कभी नहीं लूंगा। ससुर जी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा जिससे बर्तन खनखना उठे। तुवू, तुम्हें इस बात की पूरी सफाई देनी होगी। लुक्तवू चिढ़ गई। मैं कैसी इंसान हूं? क्या आपको नहीं पता पापा, पहले मेरे और आलम के बीच थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इन्हें धोखा मिले। तभी लुक्तवू को कुछ याद आया और उसने डर से कांप रहे दीप कान्हौवाई की तरफ देखा। उसने जमीन पर बिखरी तस्वीरों की तरफ इशारा किया और गुस्से में दांत भींचते हुए चिल्लाई, ये सब क्या बकवास है? हमारे बीच तो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। ये सब फोटो कैसे आ सकती हैं? दीप कान्हौवाई का शरीर डर से कांपने लगा। वह खड़ा हुआ और घबराकर लुक्तवू को देखने लगा। मुझे नहीं पता मैम, प्लीज आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे सच में नहीं पता कि ये फोटोज को सर के हाथ कैसे लगी। लुक्तवू की आंखें गुस्से से फटी की फटी रह गईं। उसने डाइनिंग चेयर को जोर से पीछे धकेला और दीप कान्हौवाई के करीब जाकर बहुत ही खतरनाक आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यह कह रहे हो कि ये तस्वीरें असली हैं? तो फिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? दीप कान्हौवाई लगातार पीछे हटता गया जब तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकरा गई। वह कांपते हुए बोला, मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बस इतना याद है कि उस दिन आपने ड्रिंक कर रखी थी और आप होटल की बालकनी पर खड़े होकर सनसेट देख रही थी। दीप कान्हौवाई ने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर अपना सिर झुका लिया। उस वक्त आपने गलती से मुझको सर समझ लिया था। आपने मुझे गले लगा लिया और बार बार उनका नाम ले रही थी। यह सुनकर लुक्तवू सन्न रह गई। उसने चिल्लाकर पूछा, फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ। दीप कान्हौवाई ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। मैंने आपको खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे सच में नहीं पता कि कोसर को यह सब कैसे पता चला। मैम, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तो इस बात को अपनी पूरी जिंदगी के लिए छुपाने वाला था। लुक्तवू का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया। उसने लाचारी में अपना सिर हिलाया और कहा, यह पॉसिबल ही नहीं है। जो काम मैंने खुद किया हो उसके बारे में मुझे पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि मैंने कुछ पल के लिए तुम्हें आलम समझ लिया हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी बेड शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। लुक्तवू की इन कड़वी बातों ने दीप कान्हौवाई के ईगो पर गहरी चोट की। उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अपमान महसूस हुआ और वह रोते हुए वहां से भाग गया। अब लुक्तवू ने बहुत ही दुखी आंखों से मेरी तरफ देखा। आलम, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने बहुत ही शांत और बेजान नजरों से उसकी तरफ देखा। तुमने ऐसा किया या नहीं किया, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारा डिवोर्स तो तय है। लुक्तवू भागकर मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं डिवोर्स के लिए एग्री नहीं हूँ। आलम, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने दीप कान्हौवाई को जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों में मुझे तुम्हारे यंग एज की झलक दिखती थी। भले ही वह कुछ हद तक तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन मैंने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की और न ही कभी उसे टच किया। तुम मेरी बात का विश्वास करो। आलम, मैं उसकी और बकवास नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैंने उसे हाथ के इशारे से बीच में ही रोक दिया। लेकिन वो आखिर में मैं नहीं था। मेरे नाम का बहाना बनाकर बाहर गुलछर्रे मत उड़ाओ और बाद में उसका पूरा दोष मेरे सिर पर मत मढ़ो। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि तुम मुझसे कभी बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं अब 30 साल का हो चुका हूं। मैं उन 20 साल के लड़कों की तरह यंग और सीधा साधा नहीं रह सका। मैं डोमिनेटिंग हूं, अपनी बातें थोपता हूं और दूसरों की तरह सॉफ्ट और केयरिंग भी नहीं हूं। लुक्तवू, इस सच को एक्सेप्ट कर लो कि तुम अब मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना तुम सोचती हो। ये तो बस जिम्मेदारियों का बोझ और समाज के बंधन है जो तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर रहे हैं। जब हमारे बीच वो पुरानी फीलिंग्स ही नहीं रही तो जबरदस्ती साथ रहने का क्या फायदा? एक दूसरे को आजाद कर देते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। मैं जैसे जैसे एक एक लाइन बोल रहा था, लुक्तवू का चेहरा उतना ही ठंडा पड़ डसता जा रहा था। वह मेरी आंखों में सीधे देख रही थी। शायद वो मेरी नजरों में कोई झूठ या कोई ऐसा निशान ढूंढ रही थी जिससे इस रिश्ते को बचाया जा सके। लेकिन मेरी नजरें बिल्कुल साफ और पक्की थीं, उनमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ डीडीएच लिया जैसे वह भीख मांग रही हो। आलम, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, ये मेरी फीलिंग्स को नहीं दिखाता। प्लीज डिवोर्स की बात को मजाक में मत उड़ाओ। ऐसा मजाक मत करो।
रिसेंटली जो कुछ भी हुआ मैं उस सब का एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। मैं सच में उसे बिजनेस ट्रिप पर नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन वह बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर वह ऑफिस में रहा तो लोग उसे बहुत परेशान करेंगे। ट्रिप पर उसने जो भी ऐश आराम किया वो सब क्लाइंट्स की तरफ से ऑफर था। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बार की बात को मेरी गलती मान लो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अलाम। आई एम सॉरी कि तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। असल में मैं इस ट्रिप के जरिए तुम्हें बस थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी, ताकि तुम्हें एहसास हो कि एक हस्बैंड होने के नाते तुम्हें अपनी वाइफ को थोड़ी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ दी, अपना हाथ पीछे खींचा और ठंडी हंसी हंसा। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना दम घुटने वाला था। अब रिलैक्स रहो, तुम्हें जल्द ही आजादी मिल जाएगी। ये कहकर मैंने अपनी जेब से प्रॉपर्टी के बंटवारे वाला डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला। मैंने इसे जितना हो सके उतना साफ और फेयर बनाने की कोशिश की थी। इसे देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साइन कर दो। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो मम्मी पापा की इज्जत की खातिर मैं इस पर दोबारा बात करने के लिए तैयार हूँ। लुक तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह लाचारी में मुस्कुराई। मैं डिवोर्स के लिए कभी साइन नहीं करूंगी, और मैं यह साबित करने के लिए सबूत ढूंढ कर लाऊंगी कि मैंने दीप कान्हा हुआए को कभी टच नहीं किया। मैंने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं कोर्ट के जरिए तलाक का केस फाइल कर दूंगा। लुक टुवू की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा शोक से भर गया। वह किसी भी तरह यह समझ नहीं पा रही थी कि जो इंसान कभी उससे इतना प्यार करता था और अब जब उसने खुद झुककर माफी मांग ली है तो फिर भी मैं तलाक की जिद पर क्यों अड्डा हूं। लुक टुवू अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि ससुर जी टेबल पर हाथ मारकर खड़े हो गए। उन्होंने लुक टुवू को बहुत ही निराश नजरों से घूरा और गुस्से में अपने स्टडी रूम की तरफ चले गए। सासू माँ तो काफी देर से फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और उनके आंसू लगातार बहे जा रहे थे। अलाम, तुम दोनों के बीच ये क्या नौबत आ गई? हमारी लुक फैमिली में ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ 5 साल पहले जिस रॉयल वेडिंग की चर्चा पूरे शहर में थी, आज वो इस मुद्दे पर आखद्दी हुई थी। पुराना सारा प्यार और भरोसा पल भर में धुएं की तरह उड़ेज गया था। मैं इस ड्रामे को ठंडी नजरों से देख रहा था। मेरे दिल में अजीब सी हलचल थी। असल में तो हम इसी साल अपनी फैमिली प्लानिंग करने वाले थे। मैं लुक्टुवू के साथ वाले अपने घर वापस नहीं गया, बल्कि अपने पर्सनल विला में आ गया। मेरी माँ की डेथ के बाद मेरे पापा भी बिजनेस के सारे काम छोड़कर वहीं रिलैक्स लाइफ जी रहे थे। मैं हर हफ्ते 10 दिन में उनसे मिलने जाता था। मैंने पापा को लुक्टुवू से तलाक लेने की बात बताई। वह कुछ देर के लिए सन्न रह गए, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि यह फैसला मेरा होना चाहिए। इसके बाद वह चुपके से अपने कमरे में गए और मेरे ससुर को फोन लगा दिया। पहले जब भी मेरे और लुक्टुवू के बीच छोटी मोटी बहस होती थी तो दोनों पापा एक दूसरे को सीक्रेटली इन्फॉर्म कर देते थे और हमारे बीच पैचअप कराने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। लेकिन इस बार बात अलग थी। जब उन्होंने देखा कि मैं अब हर दिन काम के बाद सीधे यहीं आ रहा हूं, तो मेरे पापा समझ गए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब तो उन्होंने चिद्दियों को टहलाना और चाय पीना भी छोड़ दिया था। वह दिन रात मेरे कान में बस यही बोलते रहते थे कि लुक्टुवू उनका कितना ख्याल रखती थी। सुनते सुनते जब मैं पक गया तो मैंने पलटकर जवाब दिया, वह आपका इतना ख्याल रखती है तो इन पिछले कुछ दिनों में आपने उसे कितने फोन किए हैं? क्या उसने एक बार भी आपका फोन उठाया? मेरे पापा का मुंह बंद हो गया। वह बेबसी से मुझे देखने लगे। पक्का तुम्हारी डांट की वजह से वो बेचारी टूट गई होगी और कहीं जाकर छिप गई होगी। पापा का यह बहाना देखकर मुझे हंसी आ गई। इन 2 दिनों में हमारी टेंशन की वजह से उनके मुंह में 2 बड्ढे बड्ढे छाले भी हो गए थे। पापा, आप लोग अब फालतू मेहनत मत कीजिए। इस शादी से मुझे तलाक चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि आपके और ससुर जी के सालों पुराने रिश्ते पर कोई आंच न आए। पापा ने मेरी तरफ देखकर एक ठंडी सांस ली और पूछा, तुम तो वो को इतना पसंद करते थे, क्या तुम्हें कोई पछतावा या दर्द नहीं हो रहा? मैंने पापा के कंधे को थपथपाया। डिवोर्स के बाद मैं यह मान लूंगा कि वह मर चुकी है। 1 हफ्ता बीतेगा और मैं सब भूल जाऊंगा। पापा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर बिना कुछ कहे चिढ़कर वहां से चले गए। वह जाते जाते बुदबुदा रहे थे, पता नहीं मैंने तुझे इतना परफेक्ट और इंडिपेंडेंट बनाकर सही किया या गलत। अपनी किस्मत खुद संभाल पाना बेशक अच्छी बात है। लुक्टुवू ने पापा का फोन इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि वह उन तस्वीरों के सोर्स का पता लगाने में बिजी थी। उसने अपना फोन एक्सपर्ट्स को सौंप दिया था और वह खुद उस शहर के होटल में चली गई थी जहां उसकी बिजनेस ट्रिप थी। उसे गए हुए आज 3 दिन हो चुके थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बेस्ट फ्रेंड तेऊ खाई ने मुझे भेजी थी। वह हर दिन मेरी तरफ से लुक कॉर्पोरेशन जाता था ताकि लुक्टुवू से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा सके। उस फैमिली डिनर के बाद से दीप कान्होआए भी लुक कॉर्पोरेशन में दोबारा नजर नहीं आया था। 5वें दिन लुक्टुवू अचानक गायब हो गई। मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से वीडियो आया जो किसी बड़े रूफटॉप बालकनी का था। वीडियो काफी दूर से शूट किया गया था। उसका वो ऑरेंज बैकग्राउंड मुझे जाना पहचाना लगा। मैं उसे प्ले करके देखने ही वाला था कि उसी नंबर से कॉल आ गई। कॉल पर लुक्टुवू थी। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रहा था। अलार्म, मैंने कहा था ना कि मैंने दीप कान्होआए को टच भी नहीं किया।
मैं उसी होटल में गई थी जहां हम रुके थे। बदकिस्मत से उस दिन बालकनी का कैमरा जानबूझकर डैमेज कर दिया गया था। मैंने बहुत मेहनत और पैसे खर्च करके एक फोटोग्राफी के शौकीन लड्डाडेहिचके से ये ओरिजिनल वीडियो क्लिप खरीदी है। वो सारी तस्वीरें और वीडियो दीप कान्हा हुआई की कजिन सिस्टर ने एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बनाए थे। वही नीले बालों वाली लड्डच तुम्हें याद है ना? नीले बाल वो लड्डच जो उस दिन मुझसे टकराई थी। अलाम, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। प्लीज हम डिवोर्स न लें। क्या ऐसा हो सकता है? फोन पकड़ते हुए मेरे हाथ की पकड़ मजबूत हो गई। मैं उस लड्डच के बारे में और नहीं सोचना चाहता था। मैंने उस वीडियो पर 2 सेकंड के लिए अपनी उंगली रखी, लेकिन आखिर में उसे ओपन नहीं किया। मैंने शांत आवाज में कहा, लुक टू वू, क्या जब तक तुम्हें किसी के साथ रंगे हाथों बेड पर न पकड़ ढा जाए तब तक उसे धोखा नहीं माना जाएगा? भले ही यह वीडियो तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दे, पर इसका अब क्या फायदा? जब तुमने मेरा कस्टमाइज्ड सूट दीप कान्हा हुआई को गिफ्ट किया, क्या तुमने सोचा था कि मुझे कैसा लगेगा? जब तुमने मुझे बीच SDD DH1 पर छोड़ DH दिया उस लड्डीएचके की मदद करने के लिए, क्या तुम्हें अंदाजा था कि मैं कितना अजीब फील करूंगा? तुम उसे बिजनेस ट्रिप पर ले गई, उसे सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरीज डालने दी जैसे तुम दोनों हनीमून पर गए हो। क्या तुमने सोचा था कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे? तुम उसे हमारे मेन हाउस तक ले आई। तुम कहती हो कि वो सबको चुप कराने के लिए था, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ा अपमान था। फोन की दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर उसके रोने की आवाज आई। वह अपनी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी अलाम, मुझे पता है कि मैं चाहे जो भी एक्सप्लेनेशन दूं, मैं तुम्हारे उस दर्द को कम नहीं कर सकती जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं मानती हूं कि इन सब चीजों को हैंडल करने का मेरा तरीका बहुत मतलबी और बेवकूफी भरा था। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को पूरी तरह इग्नोर किया, लेकिन प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें कभी हर्ट करने का नहीं सोचा था। और हमारी शादी को खत्म करने के बारे में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी इस माफी को सुनकर भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। घाव भले ही भर जाएं, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। हम अब कभी पहले जैसे नहीं हो सकते थे। लुक टू वो वापस आने के बाद भी डिवोर्स पेपर्स साइन करने में आनाकानी कर रही थी। त्यूखाई सीधे उसके केबिन के छोटे से रेस्ट रूम में जाकर बैठ गया। भूख लगती तो उसका खाना खाता, नींद आती तो उसी के बेड पर सो जाता। वह कभी कभी मुझे वहां की लेटेस्ट गॉसिप्स भी शेयर करता था। आज पुलिस लुक कॉर्पोरेशन आई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा समझदार इंसान भी इस जाल में फंस गया। दीप कान्हा हुआई की वो कजिन तो पकड़ ही गई, लेकिन दीप कान्हा हुआई भागने में कामयाब रहा। वैसे वो ब्रांडेड सूट दीप कान्हा हुआई का एक मोहरा था, जिससे वह लुक्टुवू की लिमिट्स चेक कर रहा था। असल में लुक्टुवू ने ही रिक्रूटमेंट टीम को सीक्रेटली बोलकर उसके जैसे एवरेज लड़डशके को जॉब पर रखवाया था। दीप कान्हा हुआई को लुक्टुवू से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। शुरुआती 6 महीनों में उसने बहुत संभल कर और मेहनत से अपना काम किया। उसने सुन रखा था कि लुक्टुवू काम के वक्त और पर्सनल लाइफ में बिल्कुल अलग इंसान है। खासकर ऑफिस में वह एम्प्लॉयज के साथ बहुत कड़ी HK रहती है और छोटी सी गलती पर भी सीधे डिमोशन कर देती है। लेकिन जब उसने गलती से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर चाय गिरा दी या मीटिंग की स्लाइड्स गलत प्ले कर दी, तो इस लेडी बॉस ने चिल्लाने के बजाय उसे बहुत प्यार से समझाया कि अगली बार ध्यान रखना। लेकिन जब वह पहली बार मुझसे मिला, जो कि उस लेडी बॉस का लीगल हस्बैंड था, तब उसे समझ आया कि लुक्टुवू उस पर इतनी मेहरबान क्यों थी। और उसी पल से उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई। बाद में उसकी नीले बालों वाली कजिन, जो सट्टेबाजी के चक्कर में कर्ज में डूबी थी, उसके पास आई। लुक्टुवू का स्टेटस जानकर उसने दीप कान्हा हुआई को उकसाया कि वह अपनी यंग एज का फायदा उठाकर लुक्टुवू को अपने जाल में फंसा ले, ताकि उनकी लाइफ सेट हो जाए। इसके बाद वो दोनों आराम से ऐश की जिंदगी जी सकते थे। दीप कान्हा हुआई को यह वहम हो गया था कि लुक्टुवू उसे पसंद करती है, इसलिए उसने उस सूट के जरिए उसका दिल टटोला। लुक्टुवू के उस स्पेशल सपोर्ट ने उसकी उम्मीदें बढ़ा दी। एनुअल पार्टी की रात उसने सूट वापस करने का बहाना बनाया ताकि वह लुक्टुवू को फिर से मुझसे दूर ले जा सके। लेकिन लुक्टुवू ने सिर्फ उसकी मदद की थी और साथ ही मेरे लिए 2 नए सूट भी ऑर्डर किए थे, जिससे दीप कान्हा हुआई की उम्मीदें टूट गईं। अब उसे कोई ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे लुक्टुवू मुझसे नफरत करने लगे। इसलिए अगले दिन उसकी कजिन ने जानबूझकर मुझसे टकराने और जमीन पर बैठकर माफी मांगने का नाटक किया था। वह कजिन कर्ज चुकाने के लिए इतनी उतावली थी कि उसने बिजनेस ट्रिप वाले होटल में दीप कान्हा हुआई के साथ मिलकर लुक्टुवू के ड्रिंक में नशा मिला दिया, ताकि वे दोनों फिजिकल हो सकें और लुक्टुवू को डिवोर्स के लिए ब्लैकमेल कर सकें। लेकिन लुक्टुवू ने अपने होश बनाए रखे और उसे धक्का दे दिया। बाद में उस कजिन ने वो फेक फोटोज और वीडियो तैयार किए ताकि मैं चिढ़कर खुद ही रास्ते से हट जाऊं। इसीलिए जब मैंने वो तस्वीरें लुक्टुवू के सामने फेंकी थी तो दीप कान्हा हुआई ने ऐसा बहाना बनाया था। अच्छा हुआ कि लुक्टुवू ने सच का पता लगा लिया। सट्टेबाजी, ब्लैकमेलिंग और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में उस कजिन को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन दीप कान्हा हुआई का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये सब सुनकर मेरी एक ठंडी सांस निकल गई। अगर लुक्टुवू पहले की तरह अपने प्रिंसिपल्स पर टिकी रहती और किसी तीसरे को इतनी छूट न देती, तो किसकी हिम्मत थी जो हमारे बीच आ पाता। बिजनेस डील की वजह से मैं कुछ समय के लिए विदेश चला गया। 3 महीने बाद जब मैं वापस देश लौटा
तो मुझे खबर मिली कि लुक टुवू का एक बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसके दोनों पैर कुचल गए और वह अब पूरी जिंदगी के लिए व्हील चेयर पर आ गई है। एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि दीप कान्ह हुआ था, जिसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 25 साल की जेल की सजा हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह तो लुक टुवू से प्यार करता था ना। क्या यह सनक थी कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि बेसमेंट से मेरी पसंदीदा ब्लैक मेबैक कार गायब थी। वह कार मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी और मैं हर महीने उसकी सर्विसिंग करवाता था। मेरे विदेश रहने के दौरान लुक टुवू ही उसे सर्विसिंग के लिए ले जाती थी। दीप कान्हा हुआई को यह नहीं पता था कि मैं देश से बाहर हूँ। वह 1 महीने से मेरे घर के बाहर घात लगाए बैठा था और जैसे ही उसने मेरी कार को बाहर निकलते देखा, उसने एक पुरानी कार किराए पर ली और पूरी स्पीड से मेरी कार में टक्कर मार दी। जब से उसका और उसकी कजिन का पर्दाफाश हुआ था, उसके परिवार और दोस्तों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। ऑफिस के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और पूरी इंडस्ट्री ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। वह इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी बदकिस्मती का जिम्मेदार मुझे मान लिया। वह जिसे मारना चाहता था वो असल में मैं था। देश लौटने के अगले दिन मैं एक बुके लेकर हॉस्पिटल गया। लुक टुवू वीआईपी वार्ड में एडमिट थी। डॉक्टर्स के अलावा वह किसी को अंदर नहीं आने दे रही थी। मैंने नॉक किया तो अंदर से उसकी शांत लेकिन दबी हुई आवाज आई। मुझे परेशान मत करो, मैंने धीमी आवाज में कहा। लुक टुवू मैं हूं। दरवाजे के दोनों तरफ हम दोनों में से किसी ने कोई आवाज नहीं की। आखिर में लुक टुवू ने नर्स के हाथ मेरे लिए 2 डॉक्यूमेंट्स भिजवाए। एक साइन किया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट था और दूसरा उसकी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर का पेपर था। वह अपनी पूरी लुक कॉर्पोरेशन मेरे नाम करना चाहती थी। इसके बाद मैं और उसके लॉयर कोर्ट गए और हमारा डिवोर्स फाइनल हो गया। लेकिन मैंने उसकी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पापा ने साफ कह दिया था कि अगर मैंने उसकी कंपनी छुई तो वह मेरे पैर तोड़ ढेच देंगे। 1 साल बाद मेरी मुलाकात लुक टुवू से दोबारा हुई। अब उसने आर्टिफिशियल लेग्स लगा लिए थे। वह एक बार फिर से बिजनेस वर्ल्ड में कदम रख चुकी थी।